कुछ दिनों से कालगढ़ में कुछ अजीबो-गरीब घटनाएं हो रही थी। गांव में कोई भी घटना होती थी तो सबसे पहली सूचना हिम्मत सिंह को दी जाती थी। गांव की बुढ़िया भागती ही जमींदार के पास पहुंची। बुढ़िया बोली, जमींदार साहब, गजब हो गया। मेरा बेटा मटरू कल शाम से गायब है, अभी तक घर नहीं आया। जमींदार बोला, अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के लड़के बिना बताए पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं। बुढ़िया बोली, लेकिन जमींदार साहब, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। सबसे अंत में मटरू के दोस्त सुरजा ने उसे देखा था। जमींदार बोला, ठीक है। जमींदार ने कहा, दीवान जी, सुरजा को बुलवाइए। दीवान नेक चंद कालगढ़ का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। सुरजा जमींदार के पास आता है। जमींदार बोला, बताओ सुरजा, तुमने मटरू को सबसे अंतिम में कहाँ देखा था? सुरजा बोला, जमींदार साहब, कल मटरू मुझे शाम 5 बजे शमशान के बगल में गन्ने की खेत की ओर जाते हुए मिला था। जमींदार ने कहा, उस तरफ तो कोई जाता नहीं, वहां जाने के लिए तो मैंने पूरे गांव को मना कर रखा है। सुरजा बोला, जी जमींदार साहब, मैंने उसे याद भी दिलवाया कि उधर जाना मना है, लेकिन वह बोल रहा था कि उसका कुत्ता मोती उधर ही भागता आया है और फिर गन्ने के खेत में चला गया। जमींदार बोला, ठीक है, दोपहर में हम लोग गन्ने के खेत में जाकर मटरू की खोज करेंगे। दोपहर में गांव के सारे लोग मिलकर शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत में मटरू को खोजते हैं, लेकिन ना तो मटरू और ना ही उसका कुत्ता मोती कहीं दिखाई देता है। शाम ढलने से पहले वहां से जमींदार सभी लोगों को निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कालगढ़ के लोगों का मानना था कि शाम ढलने के बाद उस गन्ने के खेत में भूत प्रेत का वास होता है। अभी तक कालगढ़ के करीब 28 लोग उस गन्ने के खेत से लापता हो चुके थे। कई बार इस गन्ने के खेत को काटा भी गया, लेकिन अगली सुबह फिर उसमें गन्ने का खेत पाया जाता। भय से गांव का कोई आदमी शाम के वक्त उधर से नहीं गुजरता। बुढ़िया बोली, अब क्या होगा मालिक, मेरा मटरू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जमींदार ने कहा, मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूं, लेकिन जितना हमें करना था हम लोगों ने कोशिश कर लिया। अब तुम जाओ और थाने में अपनी रपट लिखवा दो। तभी धन्नो धोबी दौड़ता हुआ आता है। धन्नो बोला, अरे जमींदार साहब, गजब हो गया। मैं नदी किनारे कपड़ा धो रहा था, तभी शमशान के बगल वाले गन्ने की खेत से लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा, और उस बवंडर में गांव से लापता कई पुराने लोग और मटरू अपने कुत्ते मोती के साथ दिखाई दिया। जमींदार बोला, क्या बकते हो धन्नो, हम सब अभी गन्ने के ही खेत से आ रहे हैं, हमें तो वहां कुछ ऐसा नहीं दिखा। धन्नो बोला, मालिक, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से अभी देखा है। वो बवंडर तेजी से चक्कर काटते हुए शमशान की तरफ चला गया और लाल धुएं से फिर वो नीले धुएं में बदल गया। तभी वहां इंस्पेक्टर राजू भी आ जाता है। जमींदार बोला, आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही को बुलवाने वाले थे। गांव में घट रही घटना के बारे में तो मालूम ही होगा। इंस्पेक्टर बोला, जी हाँ जमींदार साहब, गांव में घट रही घटनाओं पर हमारी पैनी नजर है। हमने दो कांस्टेबल सिंटू और पिंटू को गन्ने के खेत के पास चेक पोस्ट बनाकर तैनात रहने को कहा है। जमींदार बोला, अभी अभी धन्नो धोबी गन्ने के खेत में लाल धुएं का बवंडर उठते देखा है, जो शमशान में जाकर नीले रंग में बदल गया और विलीन हो गया। इंस्पेक्टर बोला,
हमें यह भी पता है। कांस्टेबल पिंटू और सिंटू ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने भी ऐसे बवंडर को उठते हुए देखा है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दिए थे। मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आप गांव में सभी को हिदायत दे दें कि शाम के वक्त गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। गांव का सबसे बड़ा सेठ चेतर पांडे की कार भी वहां आ जाती है। जमींदार बोला, अरे आइए चित्तर पांडे जी, आप ही के गन्ने के खेत की चर्चा हो रही है। चित्तर पांडे बोले, अरे मैं भी इस भूतिया गन्ने की खेती से परेशान हो गया हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि इसके चारों तरफ 4 दीवारें घिरवा दूं ताकि कोई आगे कांड ना हो। इंस्पेक्टर बोला, सही सोचा सेठ जी आपने। जमींदार बोला, यह लीजिए मुखिया जी, 2 लाख मेरी तरफ से बुढ़िया को दे दीजिए। जमींदार ने कहा, अरे पांडे जी आप खुद दीजिए। चित्तर पांडे बोले, अरे आप ही दे दीजिए, मैं गुप्त दान देने में विश्वास रखता हूं, दिखावे में नहीं। अच्छा मैं चलता हूं, मंत्री जी के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इंस्पेक्टर बोला, ऐसे ही आदमियों की हमारे समाज को जरूरत है। बहुत ही नेक आदमी है सेठ जी। उधर कांस्टेबल सिंटू और पिंटू चेक पोस्ट पर। सिंटू बोला, भैया कहाँ से हो? पिंटू बोला, हम तो बिहार से हैं। और आप? सिंटू बोला, हम तो यूपी से हैं। जरा सुरती है तो दो यार, डर के मारे पिछवाड़ा फटा जा रहा है। बताओ हम लोग क्या भूत पिचास भगाने के लिए भर्ती हुए थे पुलिस में? पिंटू ने कहा, हाँ भैया बात तो तुम ठीक कह रहे हो। भैया लो चुनौती, पहले खैनी रगड़ो, फिर खा के सोचेंगे कि हमें क्या करना है। डर तो ससुरा हमें भी लग रहा है। सिंटू बोला, भैया तुमने कभी भूत देखे हैं? पिंटू बोला, हाँ भाई हमने तो भूत देखा है। हमारे चाचा को मेरे सामने भूत ने उठाकर 3 बार पटका था, जब हम आम के पेड़ की रखवाली के लिए मचान बनाकर उस पर सो रहे थे। सिंटू बोला, मैं नहीं मानता, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। ये भाई एक कोरी कल्पना और अफवाह है। पिंटू बोला, ठीक है भैया, अपनी अपनी सोच है। अच्छी बात है कि तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, हमें तो है भैया। ऐसा करते हैं, आधी रात तक तुम पहरा देते रहो, आधी रात के बाद मुझे उठा देना और तुम सो जाना। सिंटू बोला, हाँ यही ठीक रहेगा भैया। पिंटू ने कहा, ठीक है भाई, मैं तो सोने जा रहा हूं, रात 2 बजे हमें उठा देना। अभी 5 ही मिनट हुए थे कि चेक पोस्ट के पास बनी झोपड़ी में सिंटू सोने जा रहे पिंटू के पास आता है। पिंटू बोला, अरे सिंटू क्या हुआ, तुम अंदर क्यों आ गए? सिंटू ने कहा, भाई मुझे पेशाब लगी है। पिंटू बोला, अबे तो पेशाब अंदर करेगा क्या? थोड़ी दूर जाकर पेशाब कर लो, पूरा खेत खाली पड़ा है। सिंटू बोला, वैसी बात नहीं है, दरअसल मुझे उधर जाने में डर लग रहा है। कृपया करके थोड़ा सा मेरे साथ चलो ना, मैं पेशाब कर लूंगा तो फिर आ जाना। पिंटू बोला, यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूत पिचास से डर नहीं लगता। तुम्हारे इस बात से मुझे भी कुछ हिम्मत बढ़ा था, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो। चलो टॉर्च लेकर चलते हैं। सिंटू चेक पोस्ट से कुछ दूर जाकर पेशाब करने लगता है। उसे 2-4 कदम दूर पिंटू खड़ा हो जाता है। अचानक वहां से काली बिल्ली सिंटू के पैरों से टकराती हुई दूसरी ओर खेत में भाग जाती है। सिंटू बोला, भैया बचाओ बचाओ, मेरे पैरों से भूत टकराया अभी। पिंटू बोला, अरे वो तो काली बिल्ली थी, मैंने भी उसे टॉर्च की रोशनी में खेत में जाते हुए देखा। चल उतर जा। सिंटू बोला, नहीं भैया भूत है, अभी अभी मेरे पैरों में टकराया है, मुझे भूत से बचा लो।
मैं अपनी पत्नी का इकलौता पति हूं, उसका क्या होगा? वो तो विधवा हो जाएगी, बचा लो। तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बादल गरजने की आवाज के साथ चिंटू और डर जाता है। चिंटू बोला, बब बब भूत भूत। पिंटू ने कहा, अरे उतर, मुझ पर क्यों दिया मौत? सारा वर्दी खराब कर दी तूने, चल झोपड़ी के अंदर चल। चिंटू बोला, सॉरी भैया, वो बादल की आवाज और डर से मेरी सुसु निकल गई। भैया, हनुमान चालीसा पास रखते हो क्या? भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोनों कांस्टेबल चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और एक ही खटिया पर सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डर के मारे दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी एक बार फिर बादल गरजता है और हवा से झोपड़ी के ऊपर रखा टीन नीचे गिर जाता है। चिंटू बोला, भूत भूत। चिंटू भूत भूत करते हुए खटिया से उठकर बाहर भाग जाता है। पिंटू बोला, अरे चिंटू, किधर जा रहा है? रुक 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 जा मेरे भाई। चिंटू ने कहा, तुम भी जल्दी भागो वहां से, भूत है वहां, बब्ब भूत। मैं जा रहा हूं थाने में, तुम भी भागो वहां से। पिंटू बोला, पर मेरे भाई, गांव तो इधर है, उधर तो गन्ने का खेत है, उधर नहीं जाना। प्लीज लौट आओ, मेरी बात मानो, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? लेकिन चिंटू डर के मारे पिंटू की बात नहीं सुनता और गन्ने के खेत की ओर भाग जाता है। पिंटू थक हार कर थाने लौट आता है और इंस्पेक्टर राजू को सारी बात बताता है। सुबह में सभी लोग कांस्टेबल चिंटू को खोजने गन्ने के खेत में जाते हैं, लेकिन चिंटू का कहीं अता पता नहीं मिलता। जमींदार बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपने बोला था कि हमने 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए गन्ने के खेत के पास लगा दिए हैं, लेकिन अब तो कांस्टेबल भी गायब हो गया, अब क्या किया जाए? इंस्पेक्टर बोला, जमींदार साहब, मेरी बात मानो, अब हमें अघोरियों की मदद लेनी होगी, तब पता चलेगा कि इस गन्ने के खेत का राज क्या है। पिछले 12 साल में मिलाकर 30 आदमी और पता नहीं कितने जानवर इस गन्ने के खेत में गायब हो चुके हैं। शमशान से एक अघोरी को बुलाया जाता है, वह हड्डी को खोपड़े में मारकर कुछ सुनने की कोशिश करता है और बताता है। औघड़ बोला, जय महाकाल, मेरे तिलिया मसान की खोपड़ी बता रहा है कि आज से करीब 12 साल पहले इस गन्ने के खेत में किसी पुजारी की हत्या करके गाड़ दिया गया था। उसी पुजारी की अतृप्त आत्मा अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए यह सब कर रही है। जमींदार बोला, हमारे गांव में आज तक किसी पुजारी की हत्या तो नहीं हुई है। हाँ, 12 साल पहले हमारे गांव के मुख्य पुजारी मंदिर से भगवान का सोना का सारा गहना मुकुट लेकर भाग जरूर गए थे। औघड़ बोला, मूर्ख, वह भागा नहीं था, उसकी हत्या की गई थी। आज भी हत्यारा यहीं कहीं है। जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती, तब तक इसी तरह इस गांव के आदमी लापता होते जाएंगे। जमींदार बोला, तो अब हमें क्या करना चाहिए? औघड़ बोला, गांव के सभी लोगों को यहां इकट्ठा करो। बीमार, गर्भवती महिला और छोटे बच्चे छोड़कर कोई भी अपने घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जमींदार के आदेश पर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। जमींदार बोला, महाराज, सभी लोग आ गए हैं। औघड़ ने कहा, नहीं, अभी भी एक आदमी नहीं आया, वह बीमार भी नहीं है। पिंटू बोला, सर, सेठ चीतर पांडे सिर्फ नहीं आए हैं, उन्हें अभी किसी जरूरी मीटिंग में शहर निकलना है। जमींदार बोला, हमारे गांव के सुरक्षा से बड़ा और कोई मीटिंग नहीं हो सकता। दीवान जी और इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों जाके सेठ चीतर पांडे को बुला कर लाइए। सेठ चीतर पांडे आने में बहुत आनाकानी करता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और दीवान जी के दबाव के कारण
उसे औघड़ के पास आना ही पड़ता है। जमींदार बोला, आइए पांडे जी, आप मेरे पास बैठिए। जमींदार बोला, हाँ महाराज, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। औघड़ बोला, अभी ये तिलिया मसान की खोपड़ी हवा में उड़ते हुए उस आदमी के पास जाएगी और वहां ठहर जाएगी। 5 मिनट उस आदमी को अपना गुनाह कबूलने का अवसर मिलेगा और उसके बाद तो यह खोपड़ी मेरी भी नहीं सुनेगी। इससे निकलने वाली आग से अपराधी का चेहरा भस्म हो जाएगा। चेतर पांडे बोला, जमींदार साहब, ये क्या ड्रामा कर रहा है? मुझे इस सब में विश्वास नहीं, मैं चलता हूं। मंत्री जी के साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है शहर में। जमींदार बोला, अरे मैं फोन कर दूंगा मंत्री जी को, वो मेरे जान पहचान के हैं, आप टेंशन मत लो, आधे घंटे की बात है। तभी अचानक औघड़ की खोपड़ी उड़ते हुए सीधा चेतर पांडे के पास आकर रुक जाती है। चेतर पांडे बोला, औघड़, ये क्या मजाक है, हटाओ इसे यहां से। औघड़ बोला, शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपके पास 3 मिनट बचे हैं गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट तो हमारी बात में ही बर्बाद हो गए। चेतर पांडे बोला, हाँ, मैं ही पुजारी की हत्या का अपराधी हूं, रोको इसे, मैं मरना नहीं चाहता। 12 साल पहले जब मैंने मंदिर से सोने और गहनों और मुकुट की चोरी करके भाग रहा था तो पुजारी ने मुझे देख लिया था और मेरे पीछे पीछे इस गन्ने के खेत में पहुंच गया, जहां मैं गहनों को मिट्टी में छुपा रहा था। मैंने उससे विनती की लेकिन वह नहीं माना, तो मैंने उसे गला दबाकर मार दिया और वहीं उसकी कब्र खोद दी। कुछ दिन बाद उन सोने के आभूषणों को बेचकर सेठ चेतर पांडे बन गया। जमींदार बोला, इंस्पेक्टर साहब, देख क्या रहे हैं, इस दुष्ट को हिरासत में लीजिए। राजू का इशारा मिलते ही तुरंत सेठ चेतर पांडे को पकड़कर हथकड़ी लगा देता है। तभी गन्ने के खेत में एक बमंडर उठता है और गांव वालों के सामने अघोर की अग्नि में पंडित की श्रापित आत्मा आ जाती है। पंडित बोला, मेरी आत्मा की तृप्ति इसी पापी की मौत से संभव है, लेकिन किसी कारणवश मैं उस गन्ने के खेत से बाहर नहीं आ पाता था। चेतर पांडे बोला, मुझे माफ कर दो पंडित जी, मुझे अपने किए का पछतावा है। पंडित बोला, तेरी वजह से मैंने इन बेकसूर गांव वालों को अपनी कैद में रखा हुआ है, तेरी मौत से इनकी मुक्ति संभव है। जमींदार बोला, पुजारी जी, कोई और विकल्प दीजिए, किसी की मौत से आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? पंडित बोला, चुप करो तुम सब, मेरी मौत को रहस्य बताकर शानो शौकत की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब नहीं। उसके बाद पुजारी की आत्मा चेतर पांडे को अपने तेज तर्रार दांतों से पकड़कर हवा में लटका देती है और थोड़ी देर में ही उसको मार डालती है। उसके बाद आत्मा वहां से गायब हो जाती है। पंडित बोला, मुक्ति मुक्ति। एक के बाद एक करके 30 आदमी और कई मवेशी उड़ते हुए आकर औघड़ के पास गिरते हैं और सभी सुरक्षित अपने अपने परिजनों से मिल जाते हैं। औघड़ के कहने पर उस गन्ने के खेत को जलाकर पुजारी जी की याद में एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।